फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन सुपीरियर्स क्लासेस में। जैसा कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, पोषक तत्व क्या होते हैं। पोषक तत्वों को हमने कार्य एवं उपयोगिता के आधार पर 4 भागों में बांटा था। पहला ऊर्जा प्रदायक, दूसरा शारीरिक वृद्धि एवं विकास, तीसरा उपापचय नियंत्रक और चौथा अनुवांशिक गुणों के वाहक। ठीक है, तो हमारे 2 इसमें से टॉपिक हो गए थे। ऊर्जा प्रदायक एनर्जी प्रोवाइडर हो चुका था, बॉडी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ हो चुका था। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास उपापचय नियंत्रक या मेटाबॉलिक रेगुलेटर। तो सबसे पहले मेटाबॉलिक रेगुलेटर पढ़ने से पहले हमें पता लगाना होगा मेटाबॉलिज्म क्या होता है। क्या कहा मैंने, मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो मेटाबॉलिज्म देखें क्या होता है। मेटाबॉलिज्म, अब मेटाबॉलिज्म जो होता है या उपापचय भी कह सकते हो आप इसे। सबसे पहले मेटाबॉलिक रेगुलेटर समझने से पहले आपको मेटाबॉलिज्म पता होना चाहिए कि उपापचय प्रक्रिया होती क्या है। यह मानव शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं होती है। उपापचय क्या होती है, जो मानव शरीर में जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, उपापचय। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान से समझना है, 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, और दूसरा होता है एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। हिंदी में कहते हैं कैटाबॉलिज्म को अपचय, और एनाबॉलिज्म को बोलता है उपचय। ध्यान से समझना है हमें, क्योंकि क्वेश्चन इनसे आता है। अब अपचय क्रिया कब होती है, जैसे कि हम क्या करते हैं, बड़े बड़े टुकड़ों खाते हैं फिर उन्हें छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के खाते हैं ना, हाँ, तभी खाना पचता है। तो ऐसा ही क्या होता है, जब कैटाबॉलिज्म क्रिया होती है तो जो बिग कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, बिग कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स में चेंज होता है। किसमें, कैटाबॉलिज्म में। कई बार पूछा गया है कि जब जटिल अणु सरल अणुओं में टूटे, हाँ, तो वो कौन सी क्रिया कहलाएगी, अपचय या उपचय। तो याद रखना क्या कहलाती है, अपचय क्रिया। इसमें क्या होता है, जटिल अणु किसमें, सरल अणुओं में टूट जाते हैं। साथ में जब ये टूटते हैं तो इसके साथ ऊर्जा मिलती है, एनर्जी प्राप्त होती है। तो इसलिए इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं ऊष्मा अक्षेपी क्रिया। क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी क्रिया, या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल देते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह देते हैं। ठीक है, ठीक इसका अपोजिट क्या है आपके पास, एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ये क्या होता है, बिग मॉलिक्यूल्स में चेंज होते हैं, मॉलिक्यूल्स में चेंज होता है। और प्लस इसके लिए इसे एनर्जी की जरूरत होती है, इसे एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। तो इसमें क्या होता है, जो सरल अणु होते हैं वे किसमें, जटिल अणुओं में टूटते हैं, और साथ में क्या, एनर्जी इन्हें चाहिए होती है, ये देते नहीं है, वापस इन्हें चाहिए होती है। तो इसलिए हम इस क्रिया को क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी क्रिया, ऊष्माशोषी क्रिया, या फिर कह देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसके बाद देखेंगे हम मेटाबॉलिक रेगुलेटर होते क्या है। मेटाबॉलिक रेगुलेटर के बारे में पढ़ेंगे। मेटाबॉलिक रेगुलेटर, मेटाबॉलिक रेगुलेटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे शरीर में जो पाचन होने वाली क्रिया है उन्हें नियंत्रित करते हैं। मतलब जो हमारा शरीर किसी भी फूड को डाइजेस्ट करता है उससे जो कंट्रोल करे, उन्हें क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रेगुलेटर। ये मेटाबॉलिक रेगुलेटर होते हैं हमारे 2, कौन कौन से, विटामिन्स और मिनरल्स।
मिनरल्स। ठीक है, विटामिन्स और मिनरल्स इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, विटामिन्स और मिनरल्स को। अब इसके बाद हम बात करते हैं जेनेटिक कैरियर को, मतलब जो अनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं। जेनेटिक कैरियर या फिर अनुवांशिक गुणों के वाहक। गुणों के वाहक क्वेश्चन आता है, नॉर्मल सी बात है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अनुवांशिक वाहक कौन होते हैं। तो आपको पता है जो अनुवांशिक गुणों को क्या करे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाए, उन्हें क्या कहते हैं, अनुवांशिक गुणों के वाहक कहते हैं। तो आपको पता है डीएनए और आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म पता होगी आप लोगों को, नहीं पता तो देख लेते हैं। इससे बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब क्वेश्चन आता है जो डीएनए होता है, डीएनए का निर्माण किससे होता है, डीएनए का निर्माण किससे होता है। तो पता होगा आपको कि जीन से डीएनए का निर्माण होता है। किससे, जीन से। बहुत सारे जीन मिलकर क्या बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं, और डीएनए से में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके पास बनता है कि हमारे शरीर में क्रोमोसोम्स या फिर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र संख्या बोले तो क्या करना है, 46। और अगर पूछे कि कितने जोड़े होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। याद रखना है, पूछा जाए कितने जोड़े होते हैं 23 और संख्या पूछे तो 46 46। अब क्वेश्चन बनता है जीन सब की खोज किसने की, जीन सब की खोज किसने की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो इनका नाम है जॉर्ज जे मेंडल। जॉर्ज जे मेंडल। इन्हें ही क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स या फिर अनुवांशिकी के पिता भी नहीं कहा जाता है। अनुवांशिकी के पिता। अनुवांशिकी के पिता भी किन्हें कहते हैं हम, ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है, इसके बाद आरएनए क्या करते हैं, आरएनए का काम क्या होता है, इसे भी थोड़ा समझ लो, थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं है। हाँ, आरएनए का क्या काम होता है, इसका काम होता है प्रोटीन को संश्लेषित करना या सिंथेसाइज करना। संश्लेषित करना। क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि फिंगर प्रिंटिंग में किसका प्रयोग करते हैं। तो फिंगर प्रिंटिंग में क्या करते हैं, डीएनए चेक करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। हमने पहला बांटा था कि कार्य एवं उपयोगिता के आधार पर पोषक तत्व। अब हम इसे बांट रहे हैं रासायनिक संगठन के आधार पर पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान से समझना है हमें। क्या, बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन। बेस्ड ऑन कंपोजिशन मतलब रासायनिक संगठन के आधार पर पोषक तत्व। ठीक है, ये होते हैं आपके 2 टाइप के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। एक तो होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इसका मैक्रो का मतलब होता है अधिभार पोषक तत्व। अधिभार पोषक तत्व। और ये क्या होते हैं, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व।
अब अधिभार से आपको वर्ड से ही पता लग रहा है, अधिभार जिसकी आवश्यकता हमें क्या हो, अधिक मात्रा में हो, उसे क्या बोलते हैं, अधिभार पोषक तत्व। उन पोषक तत्वों को अधिभार पोषक तत्व कहते हैं जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर को अधिक मात्रा में होती है। जैसे कि एग्जाम्पल में कहें तो कार्बोहाइड्रेट, दूसरा नंबर फैट और तीसरा नंबर प्रोटीन। इनकी ज़रूरत हमारे शरीर को अधिक मात्रा में होती है। सूक्ष्म मात्रक किसे कहेंगे, जिनकी ज़रूरत हमें कम मात्रा में हो, उससे क्या कहते हैं, हम सूक्ष्म मात्रक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल भी देख सकते हो, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर। अब वाटर की आवश्यकता हमें कम होने से मतलब है कि हमारे बॉडी में है, हम एक्स्ट्रा जो ऊपर से लेते हैं वो क्या होता है, वेस्टेज के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो सूक्ष्म मात्रक पोषक तत्व हैं, ये इनका काम क्या है, इनका काम है कि ये अधिभार पोषक तत्वों के पाचन में मदद करें। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो सूक्ष्म मात्रक पोषक तत्व हैं, ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के पाचन में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं आपसे। अब जल की बात की गई है तो ये बताएंगे आप लोग कि हमारे शरीर में, मानव शरीर में जल की प्रतिशतता कितनी होती है, हमारे शरीर में जल कितने % होता है। जवाब देंगे कमेंट में। शरीर में कितने % जल होता है, तो ये हमारे भार का 70% होता है, ध्यान रखना है। अब हम आज से स्टार्ट करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, मतलब अधिभार पोषक तत्व। इन्हें पढ़ेंगे हम डिटेल में, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इन तीनों को। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो CH और O का कंपाउंड होता है, का यौगिक होता है। इसका जनरल फॉर्मूला, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2nOn। ठीक है, कई बार पूछा गया है कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2nOn होता है। ठीक है, और ये भी पूछा गया कार्बोहाइड्रेट में CH और O किस अनुपात में होते, तो 1:2:1। 1:2:1। जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप है, और आपको पता है ग्लूकोज का निर्माण कहाँ होता है, ग्लूकोज का निर्माण पौधे प्रकाश संश्लेषण में करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं, पौधे ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। अब एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा मैं, वाष्पोत्सर्जन, मैंने बताया था वाष्पोत्सर्जन की दर को कौन नियंत्रित करता है, कौन कंट्रोल कर रहा था, साइटोकाइनिन। हाँ, अब एक क्वेश्चन बनता है, वाष्पोत्सर्जन के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लिख लेंगे वाष्पोत्सर्जन के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है। कई बार एसएससी में पूछा गया है। हाँ, तो याद रखना है क्या, पोटेशियम। क्या होता है, पोटेशियम। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे प्राप्त होता है, प्रकाश संश्लेषण में
लिख लेना, ठीक है। कई बार पूछा गया, 3-4 बार आ चुका है क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे प्राप्त होता है, तो याद रखना जल से, H2O से। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, किस किस से हमें ये प्राप्त होता है, इसके स्रोत क्या क्या हैं। तो स्रोतों के बारे में लिखेंगे। इसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो है शहद, शहद जो मधुमक्खी से प्राप्त होता है, ये शहद है। इस शहद में इसका मैक्सिमम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। अब शहद की बात करें तो इससे क्वेश्चन बनता है कि शहद किससे प्राप्त होता है, मधुमक्खियों से। तो मधुमक्खियों के पालन को क्या कहते हैं, मधुमक्खियों के पालन को क्या कहते हैं, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, याद आया हो किसी को, एपी कल्चर। फिर सेकंड नंबर पे जो स्रोत है बनाना, केला, ठीक है। फिर उसके बाद पोटैटो, फिर राइस, व्हीट, मटन, चिकन, मटन और चिकन। तो याद रखना है जो शहद है, शहद में सर्वाधिक क्या कार्बोहाइड्रेट मिलता है, बनाना, पोटैटो, राइस मतलब केले, आलू, चावल, गेहूं, इनमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है, मटन चिकन में होता ही होता है। हाँ, अब इनसे क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा, इंडियन बनाना रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, मतलब भारतीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो साथ में लिख लेंगे भारतीय केला अनुसंधान केंद्र। अनुसंधान केंद्र कहाँ है, यह है त्रिची में। कहाँ है, त्रिची। कहाँ है त्रिची, कहाँ है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में है, ठीक है। याद रखना है किस में है, भारतीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची तमिलनाडु में। फिर उसके बाद नेक्स्ट पोटैटो की बात करते हैं, भारतीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, भारतीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये आपका कुफरी में, और कुफरी कहाँ है पता होगा आप लोगों को, शिमला में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारे पास भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कटक, और कटक कहाँ है, ओडिशा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे जो भी लिखवा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। उसके बाद भारत का चावलों का कटोरा किसे कहते हैं, भारत का या भारत का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार में से आते रहते हैं। तो इसे किसे कहते हैं, छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ को। और विश्व का किसे कहते हैं, विश्व का चावलों का कटोरा किसे कहते हैं, ये कहते हैं चीन को। चीन में सर्वाधिक उत्पादन होता है और सर्वाधिक वो कंज्यूम भी करते हैं इसे। फिर कार्बोहाइड्रेट से का कार्य क्या है, कार्बोहाइड्रेट का कार्य पता होगा आपको, मैं बता चुका हूँ। कार्बोहाइड्रेट का कार्य ये क्या करता है, हमें एनर्जी देता है, एनर्जी मतलब ऊर्जा देता है। अब ऊर्जा कैसे देता है ये आपको, ये क्या करता है, हमारे शरीर में ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, उसके साथ क्रिया करके हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। अब ब्लड की बात आई है तो क्वेश्चन बताएंगे, स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है, तो इसे कहते हैं हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी, HEMETOLOGY, हेमेटोलॉजी। कई बार क्वेश्चन आया है भाई पेपर में, ठीक है। आज हमारा इतना ही टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के होते हैं, सभी टाइपों को पढ़ना है, 3 टाइप के होते हैं, सभी को पढ़ना है। फिर उसके बाद हमारे पास स्टार्ट होगा फैट, फैट के बाद प्रोटीन।